नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे एक वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुने। तो यहाँ बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल न्यू है, शायद 68th बीपीएससी देंगे या अभी वो सोच रहे हैं 69th या उससे भी आगे, या यूपीएससी भी देने वाले हैं आगे, अदर स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज अभी, या 11th-12th क्लास के अंदर हैं, या जिन्होंने अभी जस्ट तैयारी की स्टार्ट की है और लेकिन अभी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट पे डिसाइड नहीं किया है। तो हम लोग ये जानेंगे आज कि ऑप्शनल सब्जेक्ट किस बेसिस पे चुनना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है किसी भी एक न्यू कमर के लिए, एक बिगिनर के लिए, कि कैसे हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार गलत गाइडेंस, गलत डायरेक्शन और वेस्टेड इंटरेस्ट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के होते हैं उसके वजह से आप लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसी सब्जेक्ट को वो प्रमोट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट का नुकसान हो जाता है और उनके सालों साल बर्बाद हो जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किन 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 बातों का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने से पहले। तो चलिए आज हम लोग इन सारी चीजों को देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपका एग्जाम में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो गलत ऑप्शनल का सिलेक्शन है। क्योंकि मोस्टली जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे अदर स्टेट सिविल सर्विसेज भी दे रहे हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, बहुत सारे स्टेट पीसीएस हैं जो लोग देते हैं, जो तैयारी करते हैं, मोस्टली सारे एग्जाम्स देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, ऑप्शनल आजकल मोस्टली हर स्टेट सर्विसेज में सिर्फ एक ही ऑप्शनल है। तो मैंने ये देखा है कि अगर आपने गलत ऑप्शनल अगर चूज कर लिया है तो फिर वो आपको बार बार हर जगह फेल करवाता है और वो आपको एक सिंगल बिगेस्ट रीजन है जो आपका फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। इसीलिए ऑप्शनल सिलेक्शन को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझें, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। गलत डायरेक्शन में मत जाएं, वरना आपका ये फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होगा आपके, और 4-5 साल आदमी का निकल जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है 6-6 साल से, 10-10 साल से तैयारी की है और गलत ऑप्शनल की वजह से। और होता क्या है कि एक बार जब आप बहुत इनपुट डाल देते हैं, 2 या 3 साल पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर मन नहीं करता आपका कि आप दूसरे ऑप्शनल की तरफ जाए, या अपना जितना मेहनत आपने कर ली है एक ऑप्शनल की तरफ उसको छोड़ के बिल्कुल नया ऑप्शनल ले। इसीलिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका शुरू से आप जो है सही डायरेक्शन में जाए और एक जितना भी इनपुट डालें वो ऐसे सब्जेक्ट पे डालें जो आप 100% श्योर हो कि हाँ, ये सब्जेक्ट मैं लेना चाहता हूँ। तो और आपको दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको वो ऑप्शनल लेना चाहिए जो आप यूपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए, सबके लिए वो ऑप्शनल जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। तो अब हम लोग अपना ऑफिशियली जो है 7 स्टेप शुरू करते हैं जो आपको अपने दिमाग में लेने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आता है, हाउ कंफर्टेबल आर यू विद द सब्जेक्ट और हाउ मच डू यू लाइक द सब्जेक्ट। आप विषय को लेकर कितने सहज हैं या आप विषय को कितना पसंद करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपको बहुत समय तक पढ़ना है, विड्थ में भी पढ़ना है और डेप्थ में भी पढ़ना है। मतलब आपको बहुत गहराई तक जाना है, आपको उसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेप्थ में। अगर आप कोई भी ऑप्शनल ले रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, जब इंटरव्यूज में भी जाएंगे तब आपसे आपके ऑप्शनल से रिलेटेड बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसका आंसर बताएं। तो इवन मेंस में भी आपको जो है अपने ऑप्शनल्स में करना पड़ेगा। बहुत मास्टर्स लेवल का सब्जेक्ट होता है, काफी कोर्स आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपको बहुत, अगर समय किसी के साथ गुजारना है ऑप्शनल के साथ, तो आपको उसको लाइकिंग होनी चाहिए। तो ये एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तरीका है कि आपको वो उसका लाइकिंग होना चाहिए उस सब्जेक्ट का। अगर आपका लाइकिंग नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी किसी भी ऑप्शनल के साथ। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे टीचर जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं, जबरदस्ती अपना जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसी को वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि आप यही पढ़ लीजिए क्योंकि ये अच्छा है, और एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट देते हैं जिससे बच्चे जो होते हैं गुमराह होके वो सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि जो है उनका तो इसमें मजा ही नहीं आ रहा है, या इस सब्जेक्ट से तो सिलेक्शन ही नहीं होता है, या इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है या कम लगता है, या जो भी है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि आप ये चीज समझिए कि मोस्टली जो वो लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो खुद भी उन्होंने वही सब्जेक्ट लिया था और खुद भी वो शायद उस सब्जेक्ट के साथ उतना अच्छा नहीं कर पाए थे और पास नहीं कर पाए थे। तो आपको कहीं ना कहीं आपको खुद अपना दिमाग लगाना है कि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं क्या वो सही आपके लिए है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है। आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से देखनी है कि आपको पसंद सही मायने में है कि नहीं। और ये कैसे पता चलेगा, आप सिलेबस उठाइए,
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए उस सब्जेक्ट का, और आप उस सब्जेक्ट के बुक्स को प्रिलिमिनरी जो है पलट के देखिए कि आपको क्या मजा आ रहा है। आप जो भी सब्जेक्ट्स है जो उस ऑप्शनल के अंदर हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसको रैंडमली उठा के पढ़िए और पढ़ के देखिए कि आप क्या आपको इंटरेस्ट जग रहा है उस सब्जेक्ट में, क्या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के उन सब्जेक्ट को, क्या आपको सिलेबस समझ में आ रहा है। तो ये कुछ तरीका है जानने का कि आप कैसे इस सब्जेक्ट में अपने, कैसे आपको पसंद है या नहीं है, ये आप कैसे जान सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे और अपने साथ उस सब्जेक्ट को लगभग 15-20 दिन 25 दिन पढ़ पढ़ के देखेंगे, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा 15 या 20 दिन में कि आपको सब्जेक्ट में पसंद है, आपको अच्छा लगता है या नहीं है। एक और तरीका है कि आपने जहां से भी ग्रेजुएशन किया है, आप वहां से भी देख सकते हैं कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको अपने कॉलेज के समय में आपको क्या कुछ सब्जेक्ट्स पसंद आते थे, कुछ सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आते थे, कुछ सब्जेक्ट कम पसंद आते थे, तो क्या आपको किसी सब्जेक्ट की तरफ नेचुरली झुकाव है क्या। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर जो भी आपका सब्जेक्ट में अगर झुकाव है और अगर आपको वो सब्जेक्ट पसंद आता है, तो आपको डेफिनेटली उस सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए। तो ये था हमारा स्टेप 1, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। आपको ये भी देखना चाहिए कि स्कोरिंग कितना है ऑप्शनल, और ये सिर्फ आप बोलने पे किसी के मत जाइए कि कोई कह दे कि हाँ बहुत स्कोरिंग है, तो आप जो है बिल्कुल आगे बढ़ के एकदम जो आप सोचे कि हाँ बहुत ऑप्शनल है। आप डेटा के ऊपर जाइए, आप एक आरटीआई फाइल कीजिए और देखिए कि सारे ऑप्शनल्स का पिछले जो 5-6 साल के अंदर है, आप आरटीआई फाइल करके जो है ऑफिशियली गवर्नमेंट से मांग सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो जो आप चूज करना चाहते हैं, उसके अंदर पिछले 4-5 सब्जेक्ट के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं और एवरेज मार्क्स हैं और लोएस्ट मार्क्स हैं, वो आप मांग सकते हैं। तो आप उसको मांग करके देखिए उसके अंदर की क्या ऑप्शनल ट्रेंड रहा है। इवन यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज भी बोर्ड रिपोर्ट्स भी निकालती हैं, जिसके अंदर वो ये दिखाती हैं कि क्या मार्क्स, मतलब जो है कितना सक्सेस रेट रहा है, क्या रहा है, कितना स्कोरिंग रहा है, ये निकलता है। तो आप आरटीआई फाइल करके इजिली देख सकते हैं, या इवन जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी आप कुछ ट्रेंड पता कर सकते हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पर, कि उस ऑप्शनल का क्या स्कोरिंग ट्रेंड रहा है कुछ लास्ट ईयर्स के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में अगर मार्क्स ही नहीं आता है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपका। लेकिन मेरा जहां तक मैंने इस एग्जाम को समझा है, मेरा यही आकलन है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, अगर आपका सही में दिल लगता है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से मार्क्स ला सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स आएगा या एक के अंदर मार्क्स नहीं आएगा। अगर आप सही मायने में अच्छे हैं किसी सब्जेक्ट में और आपका दिल सही मायने में उस सब्जेक्ट में लगता है, तो मैंने देखा है कि लोग मार्क्स एकदम थप्पड़ फाड़ मार्क्स लाते हैं। और ये बीपीएससी में भी ट्रू है, ये यूपीएससी में भी ट्रू है। बीपीएससी में भी मैंने पिछले ईयर्स में देखा है कि लोग इकोनॉमिक्स से भी अच्छा मार्क्स लाए हैं, लोग अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अच्छा मार्क्स लाए हैं। इवन इस साल मैथ्स के अंदर आप देख रहे थे 280 मार्क्स तक आए थे, जबकि पिछले कभी भी इतने सालों में इतने मार्क्स नहीं आए दिए गए हैं। तो जरूर इससे हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट जहां पे इतनी मार्किंग अच्छी नहीं होती है, वहां पे भी लोग 250 स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में भी 250 लोग स्कोर कर रहे हैं, उसके ऊपर स्कोर कर रहे हैं। आर्ट सब्जेक्ट के अंदर भी लोग अच्छा स्कोर करते हैं हर साल। जैसे आप तो हर तरह के टॉपर हैं, जहां पे आपको ऑप्शनल मिलेंगे, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी टॉपर मिलेंगे, आपको सोशियोलॉजी से भी टॉपर मिलेंगे, आपको साइकोलॉजी से भी टॉपर मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठाएं, आपको हर लिटरेचर सब्जेक्ट से भी टॉपर मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है बहुत बार कि आपका इंटरेस्ट क्या है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है। लेकिन रिसेंट ईयर्स का ट्रेंड जानना जरूरी है यहाँ पे, लास्ट 2 से 3 ईयर्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ऑप्शनल ज्यादा स्कोरिंग है। तो यहाँ पे अगर एक समन्वय हम बना सके कि जो ऑप्शनल अच्छा स्कोरिंग चल भी रहा है और उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, तो अगर ये दोनों का बीच में अगर हमें एक मिडिल ग्राउंड मिल जाए, तो वो हमारे लिए बेस्ट तरीका होगा अपना ऑप्शनल चूज करने में। तो ये एक जरूर तरीका है जो आपको जरूर दिखना चाहिए। तीसरा जो स्टेप है वो है कि कितने सिलेक्शन हुए हैं उस सब्जेक्ट से, ये भी आपको देखना जरूरी है। 56 से 59 तक का जो है इस एग्जाम का बीपीएससी का पूरा एक डेटा निकला हुआ था, जिसके अंदर हर ऑप्शनल से कितने सिलेक्शन हुए थे, कितने लोग अपीयर हुए थे, वो पूरा डेटा था। अगेन आप आरटीआई से फाइल करके निकलवा सकते हैं, यूपीएससी में भी ये पता चलता है। तो आपको ये भी डेटा जरूर देखना चाहिए कि कितने सिलेक्शंस हुए हैं उस सब्जेक्ट से अंदर पिछले कुछ सालों में, क्योंकि अगेन फाइनली आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपको ये भी जरूर एक दिमाग में रहना चाहिए कितने सिलेक्शंस हो रहे हैं, परसेंटेज कितना लोग घुस रहे थे और कितने लोग उसके अंदर पास हो रहे हैं। तो ये सिलेक्शन का परसेंटेज भी आपको डेफिनेटली पता चलना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि कंपटीशन कितना है आपका उस सब्जेक्ट में। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, जैसे कि
सोशियोलॉजी हो गया या आर्ट्स टाइप के सब्जेक्ट के अंदर एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ज्योग्राफी हो गया, बहुत हजारों हजार में स्टूडेंट्स होते हैं। अब जैसे एलएसडब्ल्यू हो गया बिहार के लिए, तो क्या होता है बहुत बार जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बहुत ज्यादा है तो फिर क्या होता है उसके अंदर स्कोर करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन उसके अंदर बहुत ज्यादा टफ है। तो फिर क्या होगा कि सिर्फ 1 या 2% लोग ही उसके अंदर अच्छा मार्क्स स्कोर पाएंगे, 98% लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो वहां पे कंपटीशन आपका बहुत स्टिफ हो जाता है। तो सिर्फ आप इसलिए मत किसी सब्जेक्ट की तरफ चले जाइए कि उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा सिलेक्शन अगर हो रहा है लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ चले गए वहां पे और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने वो सब्जेक्ट लिया हुआ है और आप वहां पे जाके फंस गए फिर, है ना, क्योंकि सिर्फ आप देख रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो एकदम से भीड़ उस सब्जेक्ट की तरफ चली गई और आप देख रहे हैं कि ना आपका इंटरेस्ट है ना उसके अंदर आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये समझनी जरूरी है बात कि इंडिविजुअलिटी बहुत डिफरेंट होती है हर इंसान की। जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज में अच्छे हो दूसरा बंदा भी उसी चीज में अच्छा हो। तो ये चीज आपको जरूर दिमाग में रखनी चाहिए कि भीड़ को देख के मत जाइए। रेट जरूर देखिए परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन का, बट अपने आप को जानना भी बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो दोनों एस्पेक्ट को देखना है, हर चीज को आपको दिमाग के अंदर रखना है ऑप्शनल को सिलेक्ट करने से पहले। तो यहाँ पे अगेन वही बात आ जाती है कि आपको अपने आप को पहले जानना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहले जानना है, उसके बाद फिर आपको जो भी डिसीजन लेना है उसके बेसिस पे लेना है। बट अगेन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने सिलेक्शन हो रहे हैं, कितना स्कोर आता है, ये सारी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए डेटा के बेस पे, ऐसे हवा हवाई नहीं। चौथे स्टेप के ऊपर आ जाते हैं कि कितना टाइम लगता है ऑप्शनल खत्म करने में। अब आप देखेंगे कि बहुत बार साइंस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपको स्कोर खत्म करने में, मतलब ऑप्शनल खत्म करने में। आप दी मैथ का अगर ऑप्शनल की बात करूं तो कम से कम मिनिमम 8 से 10 महीने से साल भर ले लेता है। बहुत बार लोग 4-4 5-5 साल लगे रह जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी ऑप्शनल है। साइंस का आप कोई भी ऑप्शनल उठा लें, इंजीनियरिंग का आप कोई भी ऑप्शनल उठा लें, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा लेंदी सिलेबस है। और लेकिन उसका फायदा क्या है कि वो एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, वो मैं आगे कवर करूंगा। तो एक बार अगर आपकी पकड़ बन गई तो फिर क्या होता है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। वहीं अगर आप आर्ट सब्जेक्ट देखें तो बहुत बार समय कम लगता है, लेकिन क्या होता है उसके अंदर स्कोरिंग डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगेन हर चीज का अपना फायदा और नुकसान है, बट आपको अगेन ये पता जरूर होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को खत्म करने में समय कितना लग रहा है और आपके पास कितना समय है। अगर आप आ रहे हैं और आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए और एकदम से अगर आप कोई साइंस ऑप्शनल लेके बैठ जाएं तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगेन मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा कि अपना स्ट्रेंथ देखिए और लॉन्ग टर्म गोल बनाइए जहां पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने की आपकी प्रोबेबिलिटी हो। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए क्योंकि कभी भी शॉर्टकट से सक्सेस इंसान को नहीं मिलती है। तो अगेन ये हमारा चौथा स्टेप था, ये जरूर आप ध्यान रखिए। पांचवा हमारा स्टेप है कि ऑप्शनल आपका जनरल स्टडीज में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पे अगर अगेन मैं लूँ सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी ले लें, हिस्ट्री ले लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, सोशियोलॉजी ले लें, एंथ्रोपोलॉजी ले लें, पॉलिटिकल साइंस ले लें, ये सारे सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू ले लें, ये सारे सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज के अंदर आपको हेल्प करेंगे। या आपको चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं या कहीं भी दे रहे हैं, आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप साइंस ऑप्शनल की बात करते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, उसका जनरल स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो क्या होता है कि आपका समय तो उतना ही जा रहा है क्योंकि टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा, आपको पर डे 5 से 6 घंटे ऑप्शनल में देने ही है। तो आपका वहां पे स्कोर तो चाहिए, आपको समय तो देना ही पड़ेगा, बट आपके जनरल स्टडीज के अंदर जो है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो अगेन वहां पे क्या होगा, आपका जो समय पढ़ने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होगी उसका आपको ज्यादा समय चाहिए होगा। तो अगेन यहाँ पे अगर आप साइंस ऑप्शनल ले रहे हैं तो जैसे आपको उसका जनरल स्टडीज के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो वो आपके लिए एक डिफिकल्टी पैदा करती है। बट अगेन वहां पे एक प्रॉब्लम है साइंस के साथ और है, वहां समय भी बहुत ज्यादा लगता है। वहां पे ये नुकसान आपको आर्ट सब्जेक्ट के साथ नहीं होता, लेकिन उसका फिर फायदा ये है साइंस ऑप्शनल के साथ कि वहां पे मार्किंग अगर एक बार आपका पकड़ बन गया, अगर एक बार आपने समय दे दिया और आपने ये नहीं देखा कि जनरल स्टडीज के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, तो फिर अगेन उसके अंदर मार्क्स भी फिर बहुत अच्छे आते हैं। बट अगेन मैं ये चीज बता दूं, सिर्फ 1 या 2% लोगों को ही मार्क्स आते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो कोई भी ऑप्शनल हो। 1 या 2% लोगों को ही हाई मार्क्स आते हैं, बाकी मैक्सिमम लोगों के जो मार्क्स हैं साइंस ऑप्शनल के अंदर वो बहुत कम नंबर आते हैं, वो बहुत ज्यादा कम नंबर आते हैं। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिए। तो अगेन आपका कंट्रीब्यूशन जनरल स्टडीज में कितना है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। छठे स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि वो सब्जेक्ट के अंदर जो है वो सब्जेक्ट स्टैटिक है या डायनेमिक है। ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट स्टैटिक है कि डायनामिक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप
जैसे कि कोई पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट ले रहे हैं या और कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स का अपडेशन चाहिए, सोशियोलॉजी जैसा करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो काफी ऑप्शनल है, तो उसके अंदर आपको बार बार जो है अपना अपग्रेड करते रहना पड़ेगा अपने नोट्स को, आपको बार बार उसको जो है अपने नोट्स को अपडेट करना पड़ेगा, करंट रेलेवेंट केस स्टडीज एग्जांपल्स फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, तो आपको रेगुलरली उसको अपडेट करता रहना पड़ेगा। लेकिन एक बार क्या होता है, जब एक बार स्टैटिक सब्जेक्ट है, जैसे लिटरेचर सब्जेक्ट हो गए या साइंस सब्जेक्ट हो गए, ये होते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट, एक बार आपने तैयारी कर ली तो फिर आपको उसमें बहुत ज्यादा इनपुट नहीं डालना है, तो ये एक फायदा होता है। तो ये भी आपको जरूर दिमाग में एक बार रखना चाहिए कि क्या जो है आपको अपना अपडेट कितना समय करते रहना है अपने ऑप्शनल को, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि आपका ऑप्शनल में करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो कितना है, कितना आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा अपने ऑप्शनल को, तो ये भी आपका दिमाग में जरूर होना चाहिए। सातवें स्टेप की तरफ, आखिरी स्टेप की तरफ आ जाए तो ये है कि इजिली गाइडेंस कितनी अवेलेबल है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, अगर ऐसे होते हैं जिनके लिए ज्यादा गाइडेंस इजिली अवेलेबल नहीं होती है, जैसे इंजीनियरिंग के बहुत सारे ऑप्शनल है जिसके लिए गाइडेंस नहीं अवेलेबल होगी, या बहुत सारे और भी ऐसे लिटरेचर के हो गए या साइंस के हो गए, बहुत बार ऐसे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के लिए जनरली गाइडेंस इजिली अवेलेबल होती है, लेकिन बहुत सारे लिटरेचर के ऐसे सब्जेक्ट है जिसके लिए गाइडेंस नहीं मिलेगी, या बहुत सारे साइंस के ऐसे ऑप्शन होंगे जिसके लिए अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो अच्छी नहीं मिलेगी, मतलब छोटी मोटी होगी लेकिन वो उतने अच्छे नहीं होंगे। टेस्ट सीरीज इजिली अवेलेबल है कि नहीं, बुक्स इजिली अवेलेबल है कि नहीं, अच्छी बुक्स अवेलेबल है कि नहीं, टॉपर उससे आपको गाइड कर पा रहा है या नहीं, आपके कोई सीनियर है कि नहीं जो गाइड कर सकते हैं आपको, आपके टीचर्स इजिली अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर दिमाग के अंदर होनी चाहिए जब आप किसी भी ऑप्शनल को चूज कर रहे हो गाइडेंस से रिलेटेड। तो ये कुछ स्टेप थे जो होलिस्टिकली मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने इस चीजों को ऑब्जर्व किया लोगों की लाइफ में, कि ऑप्शन लेने से पहले लोग क्या क्या फैक्टर्स को, जो टॉपर हैं वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रखते हैं लेने से पहले। अगेन सब सारे स्टेप्स को दिमाग में रखिए, बट अल्टीमेट आपको इसके अंदर अगर कंक्लूजन ये जानना है तो ये है कि आपको अपने आप को पहले जानना होगा। हर सब्जेक्ट से टॉपर निकलते हैं, अगर कोई ये कहे कि कोई सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा है या कोई सब्जेक्ट कम अच्छा है तो ये कहना गलत होगा। मैंने हर सब्जेक्ट से टॉपर निकलते देखे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से निकलते देखे हैं। तो अल्टीमेट फैक्टर ये आ जाता है कि आपको उस सब्जेक्ट से कितना प्यार है, आप कितना उस सब्जेक्ट के अंदर जो दिल से है उस सब्जेक्ट से लगाव रखते हैं, आपको पसंद आता है। क्योंकि जब आपको पसंद होती है कोई चीज तो आप फिर समय भी नहीं देखते, आप उसके अंदर ये नहीं देखते कि मुझे क्या कितने डेप्थ में जाना और क्या नहीं जाना, आप फिर उसको बहुत प्यार से प्रिपेयर करते हैं। और इस एग्जाम में सिविल सर्विसेज में आप एक चीज जानिए, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, तो दोनों चीज को बैलेंस करके चलिएगा। प्रिपरेशन में बह नहीं जाना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे, तो ये भी एक दिमाग में जरूर पॉइंट होना चाहिए कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बट एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, आपकी बेसिस बन गई है, आपके बेसिक क्लियर हो गए हैं, तो फिर आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कीजिए। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, ट्रेंड देखिए और खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए जो आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उससे। तो अगर आप लिखिएगा नहीं तो अगेन आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं, मेंस का एग्जाम आपका नहीं निकलेगा अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से 7 स्टेप जो कि आपको अपने ऑप्शनल से रिलेटेड जरूर दिमाग में रखना चाहिए, और अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपका ऑप्शनल सिलेक्शन गलत नहीं होगा। तो हम लोग जल्द ही कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जहां पे हम लोग अगेन अपना रिज्यूम करेंगे, अपना जो हम लोग रिवीजन सीरीज 39 से 66 बीपीएससी का कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके उसको देख सकते हैं। आगे आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं सारा पीडीएफ भी जो है जितना भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो आप फेसबुक पे भी जाके पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।